अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस है, वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद किसको वो नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी, या उन जमातों को मिलनी है जिनकी पार्टीज़ मौजूद हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी पार्टी की हैसियत का तयन होना भी बाकी है। बहुत सारे ऐसे तनाज़ा और कन्फ्यूज़ नोयत के फ़ैसले हैं जिसने पाकिस्तान में ये इंतखाबी सूरत हाल पैदा की है। बुनियाद इसकी डाली गई थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन सिंबल के हवाले से, बैट के निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई। बहुत ही मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज जो ऑब्जर्वेशन दे रही है और लाइव कवरेज दिखा रही है, उससे पहले उस केस का जिसके ऊपर रिव्यू भी फाइल हुआ है उसका फ़ैसला करे कि क्या पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करना दुरुस्त फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था। अगर उस बुनियाद को ठीक कर लिया जाए, तय कर लें आप पहले एक दफ़ा कि ठीक है महरूम करना है, तो फिर तो बात बाकी की तय करनी आसान हो जाएगी। अगर वो बुनियादी फ़ैसला गलत था, इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला लिया उसके अंदर गुंजाइश पैदा होनी चाहिए थी कि हम वोटर्स को उनके बुनियादी हक़ से महरूम कर रहे हैं कि वो अपनी पसंद की जमात को वोट कर सकें, तो फिर बाकी बहुत सारे मरहले तय करना आसान हो जाएंगे। फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के तौर पर उसका वजूद है या नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को नशिस्तें मिलनी है या नहीं, वो फ़ैसले करने आसान हो जाएंगे। क्योंकि PTI को तो इंतखाबी अमल से आउट कर दिया। अब आप जजेस ये सवाल करें कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल क्यों ज्वाइन किया, आपको तो PTI में रहना चाहिए था, तो उसकी बुनियाद वो फ़ैसले की तरफ ले जाती है हमें, जब आपने कहा कि बल्ले का निशान आपका हक़ नहीं है। तो हमें कुछ फ़ैसलों से खुले दिल के साथ बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कुछ फ़ैसलों की तरफ रुजू करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद से करना चाहिए। तो आज जो ऑब्जर्वेशन जजेस दे रहे थे दो तरह की थी। एक जजेस वो कह रहे थे कि ये पूरा वोटर्स का जो हक़ है हमने उनसे छीन लिया, फातिमा जना से लेकर आज तक, और दूसरा वो ग्रुप था जो कह रहा था कि नहीं PTI तो थी नहीं, वो तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, तो नशिस्तें किसको जाएंगी। तो इस बहस को कंक्लूड खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले से कर सकती है। जो मैं दो स्टेटमेंट्स आपको छोटी सी सुनाना चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में। सबसे पहले तो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर जो जस्टिस सतर ने ऑब्जर्वेशन दी बहुत पावरफुल थी। उन्होंने कहा बहुत से गैर ज़रूरी सू मोटो लिए हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। As I understand, you have placed it on record, 2nd February 2024, Election Commission's order declared all of you as independent. They grossly misinterpreted the judgment of this court, and entirely on that basis, they declared you independent. Why should the people be prejudiced? Yes. Because a wrong interpretation of this court. यहाँ पे फातिमा जिन्ना के election से लेके आज तक, see, people have been robbed. So either say that people were robbed in 8th February. It stems from whatever grievances are of the political parties your cause relating to the 8th February election. It is such an important matter that this probably we have taken suo moto notices in practically every irrelevant matter. This was a perfect case. दूसरा जो स्टेटमेंट जस्टिस सतर का है वो भी बड़ा मानी खेज़ है और अहमियत का हामिल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कहें कि इनको पता नहीं था कि 8 फरवरी या उससे पहले या उसके बाद में जिन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हमने देखा आए हैं और ऐलान किया है कि इमरान खान असल में सबसे बड़ा जुल्म की और पाकिस्तान में ख़राबी की बुनियाद वही है, उससे पहले वो जितने दिन गायब रहे वो कैसे उठाए गए और कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये अगर जजेस कहें कि इनको पता नहीं था तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। जस्टिस सतर ने क्या कहा, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। Let us face the reality. बता दें कि when has this country been governed under the constitution? Fundamental rights that are being violated while we are sitting here. I mean, that is also our duty to secure those rights of the people. The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? पाकिस्तान में ये जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, पहले नया पाकिस्तान बनाने की खातिर इमरान खान को खड़ा किया गया। 2011 से उसके ऊपर सरमायाकारी की हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, और फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो फिर उसको गिराने के लिए जो कुछ हम पाकिस्तान में इंतशार और फसाद देखते हैं ये उसका शाखसाना है। इसका सबसे बड़ी जो कैजुअल्टी या उसका निशाना बना वो पाकिस्तान की इक्तसादियात या पाकिस्तान के लोग बने जिनको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं रह गया। अब इतनी महंगाई है कि वो आटा रोटी ख़रीदने से कासिर हैं, इतनी बेरोज़गारी है कि हर बच्चा जो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलता है उसको फिर ये परेशानी होती है कि अब नौकरी कहाँ मिलेगी। और उससे भी बड़ा हमने बहुत दुनिया में नारे मारे थे कि बड़ा गेम चेंजर पाकिस्तान में आ गया CPEC, तो चाइना पाकिस्तान ये जो कॉरिडोर बना है, इकनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा।
उसके बाद जब सारी सरमायाकारी हमने करवा ली, 35-40 अरब डॉलर के कर्जे सर पे चढ़वा लिए, 10-12 अरब डॉलर पावर सेक्टर में डाल लिए, उसके बाद हमने पूरी इकॉनमी बिठा दी, क्योंकि हमने ये लड़ाई डाल ली कि अब ये चोर डाकू जिनको हमने इन्वेस्ट किया है पुकारने के लिए, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, इनको कैसे ठिकाने लगाना है और नया पाकिस्तान कैसे मार्ज वजूद में आएगा, और फिर नया पाकिस्तान को दोबारा गिरा के अब दोबारा पुराने पाकिस्तान को कैसे ऊपर लेकर आना है। उसमें ना CPEC रहा है, ना इकॉनमी रही है, और अब आपको जान के लाले पड़े हुए हैं कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से नहीं निकलते। अब IMF के दरवाजे पे खड़े हैं हम, सऊदीज़ के दरवाजे पे खड़े हैं, चाइनीज़ के दरवाजे पे खड़े हैं, हाथ जोड़ के G2G। हमने वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, फ़ौज उसके अंदर आई है गारंटीज़ देने के लिए कि आपका सरमाया महफूज रहेगा, हम गारंटीज़ दे रहे हैं। अभी तक पैसा आया नहीं है, दुआ मांग रहे हैं कि आ जाए। एक नया इनिशिएटिव जिसमें प्रोफेशनली कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के वो लोग जो समझ बूझ रखते हैं कि किस तरीके से सरमायाकारी एक्चुअली आ सकती है, वो लॉन्च होने जा रहा है। और मैं दिल से दुआ गो कि अल्लाह पाक करे कि वो मटीरियलाइज़ हो, और कुछ ऐसे शोबे जिसमें सरमायाकारी के लिए बिल्कुल हमवार ज़मीन है, आ सकता है पैसा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर CPEC में डाला है, उसके अंदर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स नहीं आए, कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, वो आएगा तो हम कमाई करनी शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो उस इनिशिएटिव को लेकर आ रहे हैं। उस इनिशिएटिव का प्रॉबेबली जो नाम मैं अपने बल्कि मेहमानों से पूछूंगा, 27 जून को उसकी लॉन्चिंग एक्सपेक्ट की जा रही है, 27 जून को उसकी लॉन्चिंग होगी। वो क्या करेगा इनिशिएटिव, उसके अंदर क्या सरमायाकारी आएगी, कोई शक्ल बदलेगी, चाइनीज़, सऊदीज़, UAE क्या ये सरमाया लेकर पाकिस्तान में आएंगे, और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा? क्या SIFC के मॉडल के ऊपर कोई तर्ज़ा तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, या प्योरली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होगा, बिज़नेस टू बिज़नेस डील्स होंगी, जो उनका बिज़नेस मॉडल बनेगा उसको देखते हुए पैसा पाकिस्तान में आएगा? जो प्रोग्राम में आज याद हैं, जो इसकी रूह रवां भी होंगे सारे ये लोग, उसमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं खालिद मंसूर साहब, साबिक़ मामले ख़ुसूसी हैं, और इसके अलावा हमारे साथ हैं नगमाना हाशमी साहिबा, साबिक़ सफ़ीर हैं, और हमारे साथ हैं एडमिरल हशाम बिन सदीक साहब, आप साबिक़ सफ़ीर हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून शरीफ साहब, जो फॉर्मर चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट के। सबको खुशामदीद कहूँगा। हारून शरीफ साहब, पहले आप ही से आगाज़ करूँगा। पहले तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट फ़ोरम, इसकी कुछ तफसील आप ही बताइए। ये SDIF ये क्या काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, और कैसे इन्वेस्टमेंट को सहूलत फराहम करेगा? जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको हज की मुबारक हो। इसके बाद इसमें आपको SDIF का बताता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट फोरम। जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट होती है ग्लोबली, इसमें जब तक प्राइवेट कैपिटल को ये अट्रैक्ट ना करे तो ये लोगों के लिए फायदामंद नहीं रहती। तो ये जो एक गैप था, इसको देखते हुए मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि जो अपने प्रोफेशनल्स आपके साथ बैठे हैं, तकरीबन 1 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम इसको आगे लेकर चलें। तो इसके 2-3 जो बड़े फीचर ये हैं कि ये एक फोरम है, इंडिपेंडेंट है। हमने तकरीबन सब खित्ते के ममालिक से भी रब्ता किया है, कंपनियों से भी रब्ता किया है, प्राइवेट सेक्टर में एकेडमिया से भी किया है। इसके बाद हमने इसको एक अप्लाइड एंगल दिया है। एक तो पहली चीज तो ये बड़ी समझने की है कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किन ममालिक में सक्सेसफुली काम कर रहा है। उन ममालिक में कर रहा है जिन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मार्केट के तौर पे इस्तेमाल किया और प्राइवेट सेक्टर को सामने लाए हैं। ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हैं, वो उनके डायनेमिक्स बिल्कुल फर्क थे। दूसरी चीज ये है कि कोविड के बाद प्रॉक्सिमिटी जो है वो एक इकोनॉमिक एडवांटेज बन गई है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब यह है कि जो आपकी नेबरहुड है, हम जो ग्लोबलाइजेशन से रीजनल मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं। तो जब हमने ये इनिशिएटिव बनाया तो इसको एक फोरम का नाम इसलिए दिया कि इसका इंपैक्ट क्या होगा और वो आया ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हमारे पास जो बहुत अच्छा रिस्पांस प्राइवेट सेक्टर से आया है, आपको खालिद मंसूर साहब मजीद इस पर तफसील देंगे। तकरीबन $5 अरब के पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन जो हैं वो खित्ते से लिंक्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लॉन्च करना चाह रहे हैं। एक फाइनेंसिंग का गैप है क्योंकि हमारे पास रिस्क कैपिटल नहीं है। पाकिस्तान एक हाई रिस्क कंट्री है, डेट की प्राइस बहुत ज्यादा है। तो हम इसके अंदर एक खित्ते के मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग का पैकेज एक प्रपोज करने की इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने इसमें काफी चीजें की हैं। अब बाकी ममालिक जैसे कजाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, वो भी हमारा पार्टनर बनना चाह रहे हैं। हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि चीन ने सबसे पहले हमारी प्रपोजल को वेलकम किया और हमारे साथ पार्टनरशिप की और इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। आइडिया ये है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस हैं
उनको प्राइवेट सेक्टर से एड्रेस किया जाए। ठीक और है, ऐसे मैं आपकी तरफ बिजनेसमैन वापस और आता हूँ आपकी तरफ। कॉर्पोरेट खालिद मैनेजर्स को साहब, सामने लाया अभी जाए। इन्होंने जिक्र किया हारून साहब ने कि 5 अरब डॉलर का यहाँ से पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है सरमायाकारी करने पे तैयार है। कुछ रोशनी डालिए। 5 नंबर्स हम बोल देते हैं, बाद में कुछ होता हुआ है नहीं। 5 अरब डॉलर कौन लगाएगा, दूसरे कौन से ममालिक हैं, कैसे उसमें सरमाया डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब शुक्रिया बहुत बहुत, और मेरी तरफ से भी बहुत मुबारक हो हज की। बहुत शुक्रिया। तो आई एम श्योर आपने वहाँ मुल्क के लिए दुआएं की होंगी कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से दुआएं भी निकाले। की और सऊदी जिन लोगों से मिनिस्टर से बात कर सकता था उनसे बात भी की। ठीक, क्या ये पाकिस्तानी आपको गले से लगाएंगे? आपका सरमाया लूटेंगे नहीं, पैसा लगाइए, यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ पहले 1 मिनट में आपको जो CPEC के तवस्सुत से बता दूँ। आई हैव बिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ CPEC, क्योंकि जिस वक्त ये CPEC लॉन्च हुआ था तो उस वक्त आई वॉज हेडिंग हबको, और हबको के साथ हम लोग थर भी डेवलप कर रहे थे। और इससे पहले मैंने कोई 29 साल एंग्रो में भी गुजारे हैं, एंड आई वाज हेडिंग मल्टीपल कंपनीज ओवर देयर, एंड ऑल्सो ये सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी जिसने फिर ये थर प्रोजेक्ट को डेवलप किया। अच्छा, अब जो चाइना से जितना भी हम लोगों ने कोऑपरेट किया या उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया, तो चाइना की इन्वेस्टमेंट पहले आती थी सिर्फ G2G, जिसका आपने भी तस्करा किया। तो जिस वक्त हम इन बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर गए तो उन्होंने कहा भाई हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो तो सिर्फ G2G करता है, तो प्राइवेट सेक्टर को कौन गारंटी देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं बात को मुख्तसर करते हुए कहता हूँ कि फिर CPEC के प्लेटफॉर्म से ही प्राइवेट सेक्टर ने $5 बिलियन के प्रोजेक्ट किए। जो थर्ड डेवलप हुआ, आई एम श्योर आपने सुना होगा, दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हबको नहीं, ये एंग्रो यानी हबको वाज पार्टनर इन दी इंटायर प्रोजेक्ट, लेकिन उसके अंदर सारी की सारी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंग्रो की मैनेजमेंट ने ली। एंड साथ के अंदर CPEC के फ़ेज़ 1 में देखिए 2 चीज़ें हुई हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, और आपने कहा कि कोई तकरीबन $35 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया। वो तो चाइना की भी ज़रूरत थी, बिकॉज दे वांटेड टू हैव द कनेक्टिविटी फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना ऑल द वे टू दी गवादर, और वो माशाल्लाह बन भी गया। दूसरा था कि हमारी जो पावर क्राइसिस थी और उसके ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट आई, तो जो हबको ने फिर वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिया कि नई इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल एब्सोल्युटली $2 बिलियन, और ये उन्होंने कहा कि जी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, और फिर चाइना पावर जो स्टेट ओन एंटरप्राइज थी उसके साथ मिलकर ये $2 बिलियन का 50% जॉइंट वेंचर हुआ, जो माशाल्लाह अब भी चल रहा है। एंड देन आगे फर्दर क्या है इसमें? फर्दर ये हुआ कि फिर थर के अंदर भी जब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिलियंस ऑफ डॉलर प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं, तो फिर 4 पावर प्रोजेक्ट थर के अंदर हुए, जो कि माशाल्लाह अब चल भी रहे हैं। नौ जिस तरह हारून ने बताया, जिस वक्त आई वॉज हेडिंग CPEC, तो उस वक्त मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग गया और पावर भी आ गई, जो कि मेन हमारी क्राइसिस थी। अब हमने फ़ेज़ 2 करना है। व्हाट इज़ फ़ेज़ 2? फ़ेज़ 2 इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ करनी है? स्पेशल इकनॉमिक जोन में। स्पेशल इकनॉमिक जोन डेवलप हो गए या आइडेंटिफाई हो गए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्पेशल इकनॉमिक जोन जो गवादर के अंदर भी बना हुआ है। तो एक कोई तकरीबन 8-9 महीने की एफर्ट के बाद जब 2022 में हम लोग चाइना गए, तो वहाँ पर ट्रस्ट मी देयर वर ऑलमोस्ट 21 मीटिंग्स इंक्लूडिंग द लीडिंग चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के चेयरमैन के साथ उन सेक्टर्स में विच इंशाल्लाह गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइविंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। I am eyewitness to all those meetings because I was conducting those meetings and Prime Minister was chairing। तो उसमें कमिटमेंट थी कि $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करेगा। वेल, पहले तो ये है कि उस सेक्टोरल एरियाज के अंदर होगी और ऐसे प्रोजेक्ट होंगे कि जो कि चाइना के लाइक कैन यू आइडेंटिफाई फ्यू प्रोजेक्ट? जी, मतलब एग्रीकल्चर है, उसके बाद आपका IT है, उसके बाद आपका टेक्सटाइल है, उसके बाद आपका ऑटोमोटिव है। तो पाकिस्तान जिस तरीके के साथ ये CPEC है ना, तो देयर वर एट दैट टाइम 11 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, उनके अंदर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए और चाइना ने ये कहा कि जो प्रोजेक्ट वहाँ पर अनवायबल हो गए हैं बिकॉज ऑफ एवर इंक्रीजिंग मैन पावर कॉस्ट, तो उन प्रोजेक्ट्स को हम पाकिस्तान के अंदर रिलोकेट करेंगे, जो अभी तक हुए नहीं। सर फिर तो मतलब अब फिर हमने नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान की जंग शुरू कर दी। नहीं सर, मुझे सिर्फ 30 सेकेंड्स मोर। ओके। अच्छा, अब ये देखिए कि दिस इज़ समथिंग कि ये जो है
आपका SDIF या इसको आप कह रहे हैं BRI फोरम क्यों बना? देखिए, चाइना के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। चाइना जो है, अगर आप देखें BRI के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चाहते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी, उसी के लिए जो CPEC है, इट वॉज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, क्योंकि वो चाइना की कनेक्टिविटी कर रहा है फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना थ्रू गवादर, राइट। तो इस वक्त अब उन्होंने ये कहा कि जो सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हो गया प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि अब जितने भी आप फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी फेज़ 2 में इन ऑल दो सेक्टर्स, अपॉर्चुनिटी तो उन सब सेक्टर्स में पाकिस्तान में है। तो आप ऐसे करिए कि पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, द प्रोजेक्ट्स इन थर एंड हब एंड कपल ऑफ अदर्स, तो इसी तरीके के साथ आप कुछ रीजनल कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व करें, उनके भी प्राइवेट सेक्टर को करें, ताकि इनके पास मैनेजमेंट कैपेसिटी कैपेबिलिटी है। और अगर जो रेड टेपिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए जो इन्वेस्टर यहाँ पे फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट भागता है, उसकी फैसिलिटेशन अगर SIFC कर दे, तो एटलीस्ट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह ताला वो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुए थे, वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, यू हैव टू रिवाइव देम एंड यू विल इंशाल्लाह सी। नगमाना से पूछते हैं, नगमाना ये नंबर्स बड़े बड़े आर्मी चीफ हमारे जब विजिट पे गए थे ना, सऊदी अरब और UAE और चाइना, तो उन्होंने कहा था $100 अरब की सरमायाकारी आएगी। तो मैं कहता था कि 100 नहीं भी आएगा तो 12, 14, 15 अरब डॉलर तो आएगी ना। अभी तक हम देख रहे हैं कि कहाँ से क्या आएगा। तो आर यू ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो SDIF आपका नया फोरम है, इसके नतीजे में वो काम जो रुका हुआ है, जो ब्रेक लगी हुई है, वो काम आगे चलना शुरू होगा? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और आपको हज की भी बहुत मुबारक हो। और जैसे कि देखिए, मेरा हज आपने रजिस्टर पूरे पाकिस्तान में आज करा दिया। ये तो अच्छी बात है ना। 40 दिन तक आपकी दुआएं कबूल होती रहेंगी मलिक साहब। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बेहतर करे। तो देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियरली सबको समझनी चाहिए कि जो पहला CPEC का फेज़ था, जिसमें आपने पावर प्लांट्स बनाए और सड़कें बनाई, वो जाहिर सी बातें, सड़कें आपने हमारे और आपके मैराथन करने के लिए तो नहीं बनाई, उन पे जाहिर सी बात है कि ट्रेड की मूवमेंट होनी थी, कनेक्टिविटी को बढ़ना था, और उस यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब बनना था। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट शुरू से था तो ये था कि अलोंग द कॉरिडोर आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, जो शुरू से यही कॉन्सेप्ट था कि वो प्राइवेट सेक्टर लेड होंगे। उसमें थोड़ा सा जहाँ प्रॉब्लम आया, जिसको अब हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि हमारे इकोनॉमिक जोन्स टाइम पे हमने बनाई नहीं। जो पाकिस्तान को चाहिए था कि वो जैसे ही CPEC का फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने जा रहा था, तो वो बिल्कुल तैयार होते, ज़मीन होती, ये इंसेंटिव्स होते, पानी, बिजली, गैस, सब फैसिलिटीज़ होती, ताकि चाइनीज़ कंपनीज आती और प्लग एंड प्ले वाला कॉन्सेप्ट वो शुरू हो जाता। तो 2019 में चीन ने अपने प्राइवेट सेक्टर को इंडिकेट किया था कि जी आप जाएं पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट करें प्राइवेट सेक्टर में, SEZs में। बहुत लोग आए, बट अनफॉर्चुनेटली SEZs उस वक्त कंप्लीट नहीं थे। अभी भी बहुत सारे उसमें उनमें मसाइल हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, मैंने रज़ाक रज़ाक दाऊद साहब से और कई इनके वुज़रा से प्रोग्राम किए, और मैंने इन्हें ऑफ़र किया, वॉलंटियर किया कि मैं हर हफ्ते आपसे इस इशू पे प्रोग्राम करूंगा। कोई धाबे जी में कोई पानी नहीं आ रहा, कोई फैसलाबाद में बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहा, कोई किसी जगह पे सड़क नहीं बनी है, किसी पे वो ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा, तो मैं हर हफ्ते आपसे प्रोग्राम करता हूँ, इसको फॉलो करें, चलाएं, नहीं तो पाकिस्तान ये कर्जा नहीं दे सकता। हमने कुछ नहीं किया। देखिए जी, पुरानी बातें तो अब भूल जाए ना, आगे की बात करें। अब देखिए, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह हमारा इकोनॉमिक थोड़ी इंस्टेबिलिटी भी अभी है, अल्लाह करे आगे आगे चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो उसके लिए वी थॉट कि ये बहुत ज़रूरी है कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी तो मिलके करें हींगे, लेकिन उसमें अगर हम रीजनल पार्टीज़ को भी मिला लें, तो देखें आप रीजनल पार्टीज़ में कौन आ सकता है? देखिए जी, सबसे पहले सऊदी अरेबिया है, जिसके साथ चाइना का भी बहुत इंटरेस्ट है, और हमारा भी बहुत अच्छा उनके साथ ताल्लुक़ है। उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट भी की हुई है, तो वो है। उसके बाद देखिए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, टर्की है, गल्फ़ की स्टेट्स हैं। आपका ये जो फोरम है, आपका इंटरेक्शन हुआ है जी, हमारा इनके साथ सऊदीज़ के साथ भी इंटरेक्शन हुआ है। हमारा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, सबके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है। चाइनीज़ ऑफ कोर्स, जैसे हारून साहब ने बताया, आर ऑन बोर्ड विद दिस। तो इसका मकसद जो है वो ये है कि देखिए, वी हैव ऑल स्पेंट अबाउट 40 years इन आवर रिस्पेक्टिव फील्ड्स,
कि हमारी भी अपनी एक एक्सपर्टीज़ है कि हम वो सब चीज़ों को, अपने कनेक्शंस को, अपनी एक्सपर्टीज़ को शामिल करके जहाँ जहाँ हमारा इन्फ्लुएंस है वहाँ से अगर हम इनकरेज कर सकें कि हम रीजनल बेसिस पे प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक जोन्स में ही लाएं। चाहे अब देखिए ना, अगर एक प्रोजेक्ट हिशाम साहब को भी ले लें, फिर ब्रेक की बात है। एडमिरल हिशाम साहब की बात अगर कर दूं तो कॉन्सेप्ट यही है कि जी पाकिस्तान के साथ एक तो जॉइंट वेंचर्स किए जाएं, और उसमें अगर पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट वेंचर है, उसमें अगर कोई थर्ड पार्टी भी शामिल होती है तो सबका रिस्क जो है वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, कम हो जाता है। जी एडमिरल हिशाम साहब, ये जो चाइना या सऊदी अरब से आमतौर पर वो गुडविल की कमी नहीं होती, वो खुशी से आके सरमाया आपका लगा देंगे। मैंने जिन लोगों से मुझे मुलाकात करने का मौका मिला वो कहते हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट्स ही रेडी नहीं होते, आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है इतनी जनरलाइज्ड होती हैं। हम बेसिकली उनसे कह रहे होते हैं ऑर्डर चाहिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए, हम बाकी चीज़ें कुछ नहीं कहते उन्हें। प्रोजेक्ट्स बना के लेके जाएँ कि ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लगेगा, ये इसका बिज़नेस मॉडल है, आप 5 साल में आपका सरमाया वापस आपको मिलेगा, गारंटीड रिटर्न्स है। वो काम हम नहीं करते। हम कहते हैं $10 अरब हमें चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए, $5 अरब स्टेट बैंक में रखा दो, इससे आगे निकलते नहीं हैं हम। तो चलेगा काम आगे कि नहीं चलेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। 2-3 बातें एक आपने इंट्रो में सीपैक के बारे में बात की। मैं ज़रा ग्लोबल लेवल पे बात करना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनके साथ लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दोज हु हैव द कैपेसिटी, एक चाइना है और गल्फ़ में लेड बाय सऊदी अरेबिया। तो हम एक ऐसी एडवांटेजस पोजीशन में है कि हम इन दोनों के साथ, हमारे माशाल्लाह दरीना ताल्लुकात है और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है। तो इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है कि इन दोनों के साथ हमारी कोऑपरेशन हो सकती है। फर्दर मोर, जब डिफेंस कोऑपरेशन में पाक चाइना एक सक्सेस स्टोरी है तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं हो सकती? तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि द की क्वेश्चन जो मेरी नज़र में है कि एक गवर्नमेंट है और एक स्टेट है। जो स्टेट में कैपेसिटी है गवर्नेंस की विद रिस्पेक्ट टू, चाहे वो इकोनॉमिक गवर्नेंस है चाहे वो दूसरी गवर्नेंस है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इरोड हुई है। उसकी 3 वजह हैं। एक तो कैपेसिटी, दूसरा जो हमारे एंटीक्वेटेड प्रोसीजर्स है, दुनिया में काम करने के तौर तरीके बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। आप सऊदी अरबिया को देख लें, बाकी जगहों को देख लें, तो 2-3 चीज़ें कि प्रोफेशनल्स की विद इन दी गवर्नेंस, स्टेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो कल्चर है, नैब और तीसरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से काम नहीं होता। तो सोल्यूबल अब यही है कि द फॉल्ट रेस्ट विद आवर एबिलिटी टू डिलीवर फ्रॉम आवर एंड। तो आपकी बात बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि जो सीपैक की जो डाउट्स हैं या जो आप इंट्रो में बात की, बात यह है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी थी, उसके ऊपर प्रेडिकेटेड होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो फेज़ ज़रूरी था। तो अभी है मैनिफेस्टेशन की फ़ेज़। तो मैनिफेस्टेशन की फ़ेज़ में जितने अच्छे तरीके से और जितने हम ऐसे तरीके से काम करेंगे, रिजल्ट्स, फ्रूट्स उतने जल्दी होंगे। तो इस मैनिफेस्टेशन के लिए इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो कि इनिमिकल हैं। तो मेरी नज़र में इस खित्ते में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अलावा और कोई पीस एंड स्टेबिलिटी का रास्ता नहीं है। सो इसलिए नंबर 1 ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि सीपैक को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चाहिए। जो आइंदा अगर सऊदी अरेबिया का कुछ ट्रेड पाकिस्तान के सीपैक के थ्रू चाइना जाना है तो हमें कोई ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होनी चाहिए। इसी तरह अगर अफ्रीका से ट्रेड इधर डाइवर्ट होना है या गल्फ़ से डाइवर्ट होना है, और तो वो बहुत ज़रूरी है डिप्लोमेटिक। दूसरा में एक सोशो इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल प्रॉन्ग जो है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये सीपैक को जो हम अपना ड्रीम रियलाइज़ करना चाहते हैं। आखिरी बात ये है कि हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव है इस लेवल का? ये चाइना का BRI एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि आलमी इन्फ्लुएंस
का सर मसला हम है। इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल। और डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। अब चॉइस हमारी है कि हम सही तरीके पे चल के भाई इससे मुनाफा कमाते हैं या अपने आप को मुश्किल में फंसाते हैं, हमारी चॉइस है। चाइना को मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, अपनी हरकतें हमें ठीक करनी पड़ेंगी। ब्रेक करीब आ गई है। नहीं, मैं इसी में ऐड करना चाह रही थी। आपने जो सवाल किया था कि प्रोजेक्ट्स हैं कि नहीं हैं, जी। बेसिकली तो आपका ये जी प्लीज आप देखिए जरूर मलिक साहब, देखिए, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस। चलिए, क्योंकि ये सवाल जो है ना दो कि वाई यू नो द अदर रीजनल कंट्रीज वुड बी इंटरेस्टेड, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। और जो प्रोजेक्ट्स की प्रिपरेटरी है वो किस लेवल तक हुई थी जब मैंने बताया कि $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, आई वुड लाइक टू रियली ऐड ऑल टू राइट, दैट। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। अभी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो रहा है। मैं 2001 में पहली दफ़ा सऊदी अरब गया था, तो जिन होटल्स में जाते थे तो वहाँ पर पाकिस्तानी होते थे, मैनेजर से लेकर वेटर्स तक। जिन गाड़ियों में जाते थे ड्राइवर्स उनके पाकिस्तानी होते थे। बहुत सारी कंपनियों में पाकिस्तानी लड़के हमें काम करते नज़र आते थे। अब पिछले 22-23 साल के अंदर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में पाकिस्तानी ख़त्म हो रहे हैं, है ही नहीं है वहाँ पे। अगर किसी को गलत फहमी है तो जाके तमाम बड़े होटल्स का जद्दा के अंदर, रियाद के अंदर एक विज़िट कर लें, तो आपको कितने पाकिस्तानी मिलेंगे और कितने दूसरे मिलेंगे उसकी परसेंटेज आके बताइएगा। ड्राइवर्स तादाद सब्सटेंशली नीचे चली गई है। मैं नहीं कहता कि ड्राइवर करके ज़रूर भेजें, लेकिन 2.8 मिलियन पाकिस्तानी आज से 20 साल पहले थे, अभी नंबर कितना है ये आप सबको पता है। तो हम कुछ करने में ख़राबी कर रहे हैं हारून साहब, दुरुस्त काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारा दोस्त है, दिल के भी करीब है, मजहबी लिहाज से भी करीब है, प्यार मोहब्बत भी है, लेकिन सरमायाकारी वहाँ से नहीं हो पाती। क्यों? जी नदीम साहब, बिल्कुल आपने स्पॉट ऑन बात की है। देखिए, हमें एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन जब हम किसी जगह टेबल पे नहीं रखते हैं और अपनी यारी दोस्ती या जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग में इकोनॉमिक मसाइल को हल करते आए हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। ये जो हमारा फोरम है इसके अंदर बड़ा मैं क्लियर हूं। हमने एक पहला फोरम है जो कि फॉरेन पॉलिसी लेड या जियो स्ट्रेटेजिक नहीं है, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस मेरिट के ऊपर इन ममालिक के सामने रख रहा है और ममालिक इसको वेलकम कर रहे हैं। जो आपने बात की है सऊदी, हमें समझना है कि सऊदी अरब में किस तरह का कैपिटल अवेलेबल है। देखें ना, प्राइवेट इक्विटी अवेलेबल है, वो यहां पर टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, वो यहां खुद आके कंपनियां चलाने वाला कैपिटल नहीं है, ना उनके पास कोई मल्टीलैटरल IFC टाइप के पैसे हैं। तो हमें इस वक्त बेस्ट बिजनेस हाउसेस को एक वायबल ट्रांजैक्शन टेबल पे रखनी है, जहां पे हम सऊदी अरब के, चीन के, कतर के, जो भी आना चाहता है उनके इंटरेस्ट को कन्वर्ज करें और उनके रिस्क को आइडेंटिफाई करके पॉलिसी मेकर के पास ले जाए। इस फोरम का काम एक तो बड़ा क्लियर ये है जिसको लोग वेलकम कर रहे हैं। दूसरा काम ये है कि अगर आपने अब खित्ते की मार्केट डेवलप करनी है तो ये एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसमें फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। देखिए ना, हमारे पास कोई खित्ते का मल्टीलैटरल अपना बैंक नहीं है, ना हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंसिंग अवेलेबल है, हमारे पास रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन भी नहीं है, अकाउंटिंग की भी नहीं है, तो बहुत काम होने वाला है। ये काम सरकार को ना तो आता है, तो हम चाह रहे हैं कि पहले हम प्रोजेक्ट्स की स्ट्रक्चरिंग करें और इन चीज़ों के उसके अराउंड रिवॉल्व हो। हमारे पास अल्लाह के फजल से सीरियसली बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया है। अब उसको टेस्ट करना है हमने अगले 1 साल में कि क्या अगर एक ट्रांजैक्शन भी अच्छी मटेरियलाइज होती है तो वो फिर आगे उसका इंपैक्ट शुरू हो जाएगा। हारून साहब, लेकिन इसके लिए तो आपको चाहिए कि 27 जून को आप शहबाज शरीफ को भी और जनरल आसिम मुनीर को भी, दोनों को बोलें कि वो आएँ और आपके इस फोरम को बैक करें, कि फुली सपोर्ट करेंगे, जहां इरिटेंट्स हैं उसको रिमूव करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपने गले में कोई हार नहीं डलवाए शहबाज शरीफ या कोई और, बल्कि सपोर्ट करें कि आप लोग हम तो चाहते हैं कि हुकूमत क्रेडिट ले, लेकिन हम स्ट्रक्चर करके, डेवलप करके एक डील जो है ना, एक गैप को फिल कर रहे हैं। एंड एवरीबडी इज वेलकम। आई एम वेरी प्लीज के गवर्नमेंट के लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं। अभी हम हाईएस्ट लेवल पर तो नहीं गए हैं क्योंकि हम पॉपुलिज्म से हटके रियल डील्स को टेबल पे रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आपने अभी प्राइवेट बिजनेसमैन के इंटरेस्ट की बात की थी कि टॉप 10 बिजनेसमैन आपके पास हैं। उन्होंने, हारून साहब ने कहा $5 अरब का सरमाया लेके पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। नेम फ्यू पीपल जो आपके साथ चलेंगे। मलिक साहब, मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किए थे, मैं उसका जवाब देना। नाम बता दें फिर आगे चलते हैं। देखिए, नाम के लिए पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े इंपॉर्टेंट फोरम्स हैं। वो कौन से हैं? पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जिसमें सारे के सारे पाकिस्तानी बिजनेस हाउसेज आर मेंबर। ठीक हो गया जी। दूसरा है ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ दैट फोरम।
हमने जब ये कॉन्सेप्ट को हम तश्कील दे रहे थे तो हमने दोनों फोरम्स को कांटेक्ट किया, उनके सारे की मेंबर्स के साथ हमने कलेक्टिवली भी बात की और कुछ जो लीडर हैं उनसे वन ऑन वन भी बात की। वो कौन कौन से हैं? दाऊद ग्रुप, हुसैन दाऊद साहब से हमने बातचीत की। उसके बाद ये जो एटलस ग्रुप है शिराजी साहब, उनसे हमारी बात हुई। उसके बाद ये लकी ग्रुप है, तब्बा साहब से बात हुई। और उस वक्त ये जो औरंगज़ेब साहब हैं, ही वॉज हेडिंग हबीब बैंक, उनसे बात की। और बाकी उसके बाद जितने भी आपके ये मेंबर्स हैं उनके साथ डिटेल प्रेजेंटेशन दी गई कि ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके के साथ इसको आपके साथ चल रहे हैं। जी देखिए, उनका दो चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग तैयार हैं करने के लिए। इस वक्त तो माइंडसेट ये है ना कि क्योंकि एक मायूसी का आलम है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है या नहीं है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आप हमें बताइए और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के साथ हमारा राइट मैच मेकिंग कर दें ताकि दे शुड बी एबल टू हैव द कंड्यूसिव जॉइंट। लेकिन हुसैन दाऊद के साथ हमने जो कुछ किया है उस LNG प्रोजेक्ट के साथ, पहले तो हुसैन दाऊद से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने एक उसका शहजाद अकबर का एक वीडियो क्लिप सुना है आज, उसने इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि शाहिद खाकान के ख़िलाफ़ और एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ केस जो थे झूठे थे, उसने कोई इंटरव्यू दिया उसमें अंदर। तो शाहिद खाकान वाले केस के अंदर ही हुसैन दाऊद को भी हमने रगड़ा हुआ था। तो हमें कुछ अकल भी आनी चाहिए। जो बंदा पाकिस्तान में सरमाया डाल रहा है उसी को हमने केस में डाला हुआ है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट जी, ये मैं तो यही कह सकूँगा। लेकिन दूसरी तरफ लेट्स स्टे फोकस। अब करना क्या है? देखिए, जिस वक्त मैं आई वॉज हेडिंग CPEC तो एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट था अमंगस्ट द अदर इन्वेस्टर्स कि दिस इज़ सब बायलैटरल है और ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। और उनको हम 12 कहते थे कि जी कि ये CPEC इज़ नॉट और जॉइंट ये जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्तस किए हुए चाइनीज़ के लिए। आप इन्वेस्टमेंट लेके आइए, क्योंकि जो हमारे पास फिस्कल इंसेंटिव्स हैं दे आर बेटर दैन द ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस फॉर श्योर, इसमें कोई शक नहीं है। हाउएवर, तो हमने कई दफ़ा सोचा कि ऐसा कोई फोरम बने जिसके अंदर इस मिसकॉन्सेप्शन को इले किया जाए। दूसरा आपका सवाल ये था कि जब हम जाते हैं तो हमारे पास तैयारी नहीं होती। जब आप किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, यू कांट गो कि जी आप आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हम आयरन ब्रदर हैं, हमारी हमें बस $2 चाहिए, आप पैसा लगाएं। नॉट ओनली दैट, देखिए जो चाइनीज़ इन्वेस्टर है वो बहुत सैवी है। उसको अगर कहें कि हमारी हिमालय से ऊंची दोस्ती है और समंदर से गहरी और शहद से मीठी है, दे डोंट बाय इनटू दैट। प्रीवियस जो एफर्ट हुई है ना, जिसको अब आपने सिर्फ अमली जामा पहनाना है कि उन सारे सेक्टर्स के अंदर कंपैरेटिव एंड कंपेटिटिव बिजनेस केसेस बनाए गए थे विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। टेक्सटाइल के अंदर इंटरलूप ग्रुप है, आई मीन दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स एंड दे वर वेरी विलिंग टू हैव द राइट काइंड ऑफ पार्टनरशिप विद चाइना और द अदर कंट्रीज एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट। तो उस प्रिपरेशन के साथ गए और मुझे याद है कि एक बाकायदा एक पिच बुक भी बनी हुई है जिसके अंदर उसके अंदर कंपैरेटिव और कंपैरेटिव हैं, जिसके अंदर ये साबित किया गया कि जहाँ चाइना अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट कर रहा है, कौन से वो कंट्रीज़ है, बांग्लादेश है, ताइवान है, उसके बाद कंबोडिया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, फिस्कल इंसेंटिव्स भी अच्छे हैं और हमारे पास जो है ना मैन पावर भी है। मसला क्या है? मसला सिर्फ है कि फैसिलिटेशन का, कि दोज इन्वेस्टर हेट टू रन फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट। तो कहते हैं हमारा वक्त ज़ाया ना हो। और मैं इस ऑप्टिमिज्म के साथ हूँ कि अगर हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें कि जिसके अंदर हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई जो हुए हुए हैं उसके अंदर राइट पार्टनरशिप डेवलप करें, और अगर ये ट्राई पार्टाइट हो जाएगा मोर द मेरियर, उसके अंदर रिस्क है जो आप बताइए। जी, आई विल स्टिक टू द फोरम बिकॉज आपका ओरिजिनल क्वेश्चन उसके बारे में था, प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, हमने भी एरियाज़ को बड़ा स्पेसिफाई किया हुआ है। 5-6 एरियाज़ हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं कि ये एरियाज़ हैं जिसमें हम काम करना चाहते हैं, और वो एरियाज़ जो हैं वो बहुत अच्छी तरह अलाइन करते हैं जो अब हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ CPEC का है, जिसमें 5 और कॉरिडोर्स का जिक्र होता है, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे पहले एग्रीकल्चर का है, IT का है, टेक्सटाइल का है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हैं IT। जी, मैंने बताया IT का। तो और वो ये वाले 5 जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये ना सिर्फ CPEC 2 फेज़ 2 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ अलाइन किए हुए, बल्कि देखें चाइना का बहुत एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो अब उन्होंने BRI के बाद
उसको वो सामने लेके आए हैं, जिसे कहते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है वो भी बेसिकली फेज 2 ऑफ BRI है कि जी आप अब प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएं और आप इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि जो आम आदमी है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, उसको आपका जो हब एक आप बनाना चाहते हैं उसका वो बने। तो हमारे जो इस फोरम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने उनको GDI के साथ भी अलाइन किया है, क्योंकि देखिए CPEC और BRI की जो एक मखसूस आपके पास फंडिंग है वो तो मौजूद है, जिसमें से 39 बिलियन आपके लग चुके हैं, 25 शायद अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए बाकी हैं। लेकिन GDI फोरम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोरम है जिसके थ्रू अब आगे चीन जाके ये बायलैटरल और ट्राइलैटरल प्रोजेक्ट्स को आगे लेके आएगा। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इन दोनों के साथ बहुत अच्छी तरह अलाइन। एडमिरल साहब, अभी आपने जिक्र किया, बल्कि बाकी मेहमान भी इसके ऊपर, कुछ जो स्ट्रेटेजिक आपकी रिलेशनशिप है चाइनीज़ के साथ, सऊदीज़ के साथ भी आपकी है, बड़ी क्लोज है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दरार नहीं है, उसके आप कुर्बत मौजूद है, उसको आपको इकनॉमिक रिलेशन में, बायलैटरल ट्रेड रिलेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपका फोरम कुछ चीज़ें तजवीज़ कर सकता है, लेकिन जब तक आशीर्वाद ना हो उधर से प्राइम मिनिस्टर की और उधर से पिंडी से चीफ साहब की, तब तक ये काम आगे नहीं चलेगा। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ अपना सवाल कि आपको 27 को दोनों को बुलाना चाहिए और दोनों को आपको कहना चाहिए कि हारून साहब, खालिद साहब, एडमिरल साहब, गो हेड, हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। देखिए, 2-3 बातें करना चाहिए। तो पहले आपने हारून साहब से सवाल किया था, नगमाना बीबी को भी, नगमाना बीबी को भी कहना चाहिए आप आगे चले, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम कदम बढ़ाओ नगमाना, हम तुम्हारे साथ हैं। एब्सोल्युटली। विद रिस्पेक्ट टू आवर ह्यूमन रिसोर्स विद इन सऊदी अरेबिया, देखिए ये 60 से काम चल रहा है और 60s में हमारे प्रोफेशनल बैंकर्स, डॉक्टर्स, इवन नाउ इन रियाद देयर आर अबाउट 3000 डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड सो मेनी, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। सर, जो पोटेंशियल है ना, माजरे के साथ कथा कलामी हो रही है, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के बच्चे चाहिए। दो और आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मास्टर हैं बच्चे। अगर हमारी बजाय इंडिया के बच्चों को प्रेफरेंस मिल रही हो तो हमारी नाकामी है, दूसरे का कसूर नहीं है जी। अब पोटेंशियल है, आपके 10,000 बच्चा सालाना वहाँ जा सकता है कंप्यूटर साइंस। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अभी भी सऊदी अरेबिया से नंबर 1 रिमिटेंस जो वहाँ से हो रही है इन एक्सेस ऑफ $6 बिलियन, वो सऊदी अरेबिया से हो रही है। अभी भी नंबर वहाँ 2.7 बिलियन पाकिस्तानीज वहाँ मौजूद है, जो पिछले 20 साल से उतना ही है, बल्कि 1.5 लाख कम हो गया। थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ी साउदाइजेशन होती है। आपने जो बात की, उनको एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए, अभी स्किल सेट चाहिए IT का। आपने एक हॉस्पिटैलिटी का जिक्र किया, उनको 8 लाख बंदा चाहिए, आप तैयार करें। और ये तो अपनी खामी है ना हमारी, हमें, मैं अपनी खामियां गिनवा रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो वो क्या कहें, टू देयर क्रेडिट सऊदी अरेबिया हैज़ ऑलवेज विदस्टूड विद अस। और आपने रिलेशंस की बात की, तो एक रिलेशन वो होता है मुल्कों के दरमियान जो रोबस्ट हो, उसमें कल्चरल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो और ऑब्वियसली सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो, तो बहुत अच्छा है। तो जो हमने सऊदी अरेबिया के साथ स्पेशली जो रोबस्टनेस चाहिए थी, वो अनफॉर्चुनेटली मूव नहीं की। तो अपॉर्चुनिटी है, सऊदी गवर्नमेंट इज़ वेरी विलिंग, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ आल्सो मेकिंग। MBS ने तो पाकिस्तान आके जो अल्फाज बोले थे कि मुझे अपना दोस्त समझे, वहाँ पे हमने उस जुमले को पूरा कैपिटलाइज ही नहीं किया आज तक। तो हम जो है वी हैव मूव्ड बियॉन्ड द बजटरी सपोर्ट। ये आप यानी कि बजटरी सपोर्ट जो है वो बिहाइंड अस है, लेकिन वो एक साथ साथ जैसे ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट है, वो एक हमें इससे आगे निकलना पड़ेगा सर। स्टेट बैंक में $2 अरब रखवाने से आगे चलना पड़ेगा, तब इन्वेस्टमेंट होगी। जी बिल्कुल। हमें मेरे पास टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। नहीं जी, मैं एडमिरल हिशाम बिन सदीक साहब, नगमाना हाशमी साहब, एक 30 सेकंड, खालिद मंसूर साहब और हारून शरीफ साहब, सबका शुक्रिया। एक जुमला क्या है कि आप खत्म कर दें। देखिए, ये जो 27 को हो रहा है, ये एक इनफॉर्मल डिस्कशन है और इसकी जब प्रॉपर लॉन्च होगी वो होगा तो इंशाल्लाह आर्मी चीफ साहब भी को भी हम मदऊ करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मदऊ। मैं ऑन एयर आपके बिहार पे उनको कह रहा हूँ 27 को आए, 27 को आए और आप लोगों को सपोर्ट करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।